Hello friends, now this is the second example and we are going to solve from the inertial frame of reference. पहले तो क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है उसको समझ ले कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर बिलो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक वेज है, ठीक है, दिस इज अ वेज एंड दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, ये वेज और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है. इन द फिगर बिलो शोज ए ब्लॉक ऑफ मास m, ये m मास का ब्लॉक है, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड वेज ऑफ मास m, ठीक है, ये वेज के स्लोप पे ये ब्लॉक रखा हुआ है. इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, मतलब ऐसे रखा और उसको छोड़ दिया. फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ m एंड m. तो सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि आखिर जब हम इसको ऐसे रख करके छोड़ेंगे तो दोनों में एक्सेलरेशंस किस वजह से होगा, ये समझने की बात है. और ये आप तब समझ पाएंगे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना पाएंगे. सबसे पहले अगर आप देखें फोर्स क्या क्या पिक्चर में है, कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है उसको समझें. इस वेज पे अगर आप फोर्स को देखेंगे तो इसका जो वेट है वेज का वो क्या होगा, नीचे की ओर mg लगेगा, दिस इज mg फोर्स, ओके. अब इस mg फोर्स की वजह से इस सरफेस को ये वेज क्या करेगा, प्रेस करेगा, और प्रेस करेगा तो इस वेज पे ये जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा N1, ठीक है. और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 लगाएगा तो ये वेज भी ग्राउंड पे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है. सेम आइए कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट है mg, ये नीचे की ओर लगेगा. अब ये जो ब्लॉक है ये इस वेज को प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लगेगा, मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इधर लगेगा, इसको N2, और सेम इतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये वेज इस ब्लॉक को ऊपर की ओर प्रेस करेगा तो एक फोर्स हो गया N2. तो अभी ये सारे फोर्सेस हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है. सवाल हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द मास m और m. तो एक्सेलरेशन किस वजह से होगा, आप देख रहे हैं कि इस ब्लॉक के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 की वजह से एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है. इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होगा जिसकी वजह से ये ब्लॉक इधर की ओर इस पर फोर्स लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम मानते हैं A1. बात समझे. देखिए ये जो आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक के द्वारा जो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 लग रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये वेज को इधर टुवार्ड्स द लेफ्ट एक्स मतलब क्या करेगा, फोर्स लगाएगा. तो हमने ये एज्यूम किया है कि वेज का एक्सेलरेशन A1 है टुवार्ड्स द लेफ्ट. क्या चीज़ एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम द acceleration of wedge is A1 towards left, ठीक है. ये समझ में आ गया कि ये लेफ्ट की तरफ चू जाएगा. दूसरा चीज़ देखेंगे, क्या चीज़, आप ये देख रहे हैं mg वेट जो है सो ब्लॉक का नीचे की ओर वर्टिकली लग रहा है. इस mg वेट का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन काम करेगा, जिसको आप लिख भी सकते हैं mg sin थीटा, ठीक है. तो एक ना कहीं एक फोर्स जो है सो अलोंग द इंक्लाइन फंक्शन में है, तो नेचुरली हम ये भी एज्यूम करते हैं अभी फ़िलहाल कि ये ब्लॉक जो है वो अलोंग द इंक्लाइन A2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा. मतलब दूसरा एज्यूमशन, एज्यूम दैट द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग इंक्लाइन विथ एक्सेलरेशन A1. तो ये A2, तो ये जो है सो इधर की ओर A1 एक्सेलरेशन से और ये नीचे A2 एक्सेलरेशन से आएगा, ठीक है. ये जो A2 एक्सेलरेशन है ये जो हमने माना है ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द वेज है, ठीक है. इसको समझ ले, हम इस पे बैठ करके ये एज्यूम किए कि ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठ जाए तो दोनों एक्सेलरेशंस का रिजल्टेंट जो होगा वो एक्सेलरेशन उसको दिखाई पड़ेगा. तो फिलहाल ये जो है एज्यूम द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द इंक्लाइन विथ एन एक्सेलरेशन A2 विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है. वेज के नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में A2 एक्सेलरेशन से, ये हमारा एज्यूम्शन.
अब कहानी जो होती है वो शुरू होती है फ्री बॉडी डायग्राम से। चलिए दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इसका बनाता हूँ मैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये हुआ मेरा, सबसे पहले बड़ा वेज का बनाता हूँ। ये हो गया मेरा वेज। वेज का क्या है, मास m है, ठीक है। इस पे एक हॉरिजेंटल नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, mg, और अर्थ सरफेस इसको ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है n1, ठीक है। दूसरा, इस वेज पे एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 ब्लॉक के द्वारा लग रहा है, तो ये हो गया इधर n2, ठीक है। अब कंपोनेंट में तोड़ने में हमें आसानी हो, इस वजह से हम क्या करते हैं कि अपना जो इंक्लाइंड है, अपना जो पहले तो इसको आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देख लें। ये रहा ये हॉरिजॉन्टल और ये रहा वर्टिकल, ठीक है। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि ये वेज जो है वो a1 एक्सेलरेशंस की, जो वेज है वो इधर की ओर a1 एक्सेलरेशन से भागा जा रहा है, ठीक है। तो जब ये a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो अब आप इसको इक्वेट कर सकते हैं यहाँ से इक्वेशंस के तौर पे कि अब पहले तो एंगल देख लीजिए। ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका क्या है, ये जो आपका एंगल है ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो नेचुरली ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा है। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ से कि अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ, अप्लाइंग न्यूटन लॉ, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, इसका प्रोजेक्शन लॉ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये लिखोगे तुम n2 sin थीटा, n2 sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका मास हो गया m और एक्सेलरेशन हो गया a1। ये हो गया इक्वेशन 1। समझ में आई बात कि ये जो आपका वेज है वो a1 एक्सेलरेशंस के साथ टुवार्ड्स द लेफ्ट भागा जा रहा था। तो यहाँ इस पे लगने वाला सारा फोर्सेस मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसमें n2 क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको आप यहाँ मेंशन कर लीजिए। n2 क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन वेज बाय ब्लॉक, ठीक है। और n1 क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय अर्थ ऑन वेज है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि n2 का जो इस एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग, इसी को लिखेंगे n2 sin थीटा, और यही फोर्स ने रिस्पॉन्सिबल है इसको a1 एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट को आप इक्वेट कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पे mg और प्लस साथ में ये n2 का एक प्रोजेक्शन इधर भी होगा, प्लस यहाँ पे n2 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। n1 यहाँ से देखिए, ये n1 इज इक्वल टू n2 cos थीटा प्लस यहाँ पे mg आ गया। तो दो इक्वेशंस आपके आ गए। और ये क्या है, ये है फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ क्या है, वेज है, WE वेज। तो वेज के फ्री बॉडी डायग्राम को आप जो बना रहे हैं, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम वो कहाँ है, इनर्शियल फ्रेम, अर्थ के रिस्पेक्ट में आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। अब हम बनाएंगे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू द वेज। अब क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। तो जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू वेज हो गया, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि वेज हमारा a1 एक्सेलरेशंस के साथ लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। तो भैया इसको आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। अब हम अपने सहूलियत के लिए अपना जो इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है उसको बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज माई इंक्लाइंड एंगल, ये सहूलियत के लिए। वैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस कैसा है, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये हो गया मेरा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब हम फोर्स देखते हैं, क्या फोर्सेस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं इस पे। तो फोर्सेस के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेट लग रहा है नीचे इसका mg,
ठीक है। और इस पे एक वेट mg नीचे की ओर लग रहा है, दूसरा इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 लग रहा है जो ये वेज अप्लाई कर रहा है वो इधर की ओर है, दिस इज N2, ठीक है। तीसरा कि आप चूँकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं तो आपको एक स्यूडो फोर्स जो है सो अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप न्यूटन सेकंड लॉस को अप्लाई कर पाएंगे। तो चूँकि ये जो फ्रेम है, ये जो आप वेज फ्रेम है वो इधर की ओर आप देख रहे हैं A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, अपोजिट टू दिस एक्सेलरेशन। तो ये तो इधर जा रहा था, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स पिक्चर में आया। इसको आप लिख सकते हैं मास ऑफ द ब्लॉक इनटू A1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्यूडो फोर्स, ठीक है। और ये क्यों पिक्चर में आया, क्योंकि हम इस वेज पर बैठ करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सो दिस इज स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब ज़रा इसको देखा जाए, दो फोर्सेस आ गए। अब यहाँ देखिए, ये जो है सो मेरा क्या इंक्लाइंड है, ठीक है, दिस इज माई इंक्लाइंड, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड है, ओके। तो इस केसेस में अगर आप न्यूटन्स लॉ अब अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, ठीक है, क्या करेंगे, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ। आप बिना स्यूडो फोर्स अप्लाई किए हुए न्यूटन सेकेंड लॉ अगर आप लगाएंगे तो आपका सारा एसम्पशन क्या होगा, गलत हो जाएगा, इक्वेशंस गलत रिजल्ट दे देगा। तो अब आप न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें। यहाँ देखिए, ये जो आपका ब्लॉक है, आपने एज्यूम किया है कि अलोंग द इंक्लाइन ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसको देखें, ये जो mg है, तो ये जो एंगल है, ये mg जो है सो इधर की ओर कितना एंगल बन रहा है, तो ये बन रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या है, 90 माइनस थीटा का एंगल है। तो अब आप लिख सकते हो इसको कि mg और ये क्या होगा, साइन थीटा, इसका प्रोजेक्शन mg फोर्स का प्रोजेक्शन mg साइन थीटा, साथ में ma1 देखो, ये जो आपका फोर्स लग रहा है इसका भी प्रोजेक्शन अलोंग द इंक्लाइन होगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन, ये जो स्यूडो फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ये स्यूडो फोर्स है ना, इसका प्रोजेक्शन जब आप इंक्लाइन की ओर लगाओगे तो ये क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा, अब एडजेसेंट एंगल के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो आप लिखोगे m प्लस m इंटू A1 और यहाँ पे कॉस थीटा, और दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो मास ऑफ, क्योंकि ये A2 नेट एक्सेलरेशन का A2 है, तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन A2। ये हो गया इक्वेशन 3। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि इस ब्लॉक को पॉइंट मास से रिप्रेजेंट किया, और साथ में चूंकि हम इस पे बैठ करके, वेज पे बैठ करके, वेज के रिस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और वेज एक्सेलरेटिंग है, तो हमें एक स्यूडो फोर्सेस लगाना पड़ा जो कि इस वेज के एक्सेलरेशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में था, और ये स्यूडो फोर्स हुआ। अब चूंकि मेरा वेज जो है वो नीचे की ओर हमने मान रखा है कि A2 एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब m इंटू A2 जो है, ठीक है, वो नेट जो फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लेंगे, क्या चीज़, ये तो था अलोंग द इंक्लाइन, ये इक्वेशंस क्या था, ये इक्वेशंस था कंसीडरिंग द मोशन अलोंग द इंक्लाइन, क्या था ये, कंसीडरिंग द मोशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। इंक्लाइन अब है कि कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो हमने बात कर रहे थे क्या चीज़ कि एक तो था कि कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन देख लिया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कि ये जो आपका है, देखो यहाँ से ये mg है और इसका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इसका प्रोजेक्शन लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखें यहाँ से, ये क्या, ये mg फोर्स है, ठीक है, ये mg फोर्स है, तो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये जो एंगल है ये mg फोर्स का इसके साथ ये क्या है, थीटा एंगल है, तो ये mg फोर्स का थीटा है, तो ये 90 माइनस ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि mg कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये n2 फोर्स तो है ही, n2 और प्लस साथ में यहाँ देखो ये ma जो फोर्स है, तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो अब आप लिख सकते हो n2 प्लस और यहाँ से
m इंटू A1 और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या था, तो कंसिडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, considering the motion of block perpendicular to incline। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आया। इससे आप एक ऐसे भी इक्वेट कर सकते हो कि N2 जो फोर्स हुआ, दिस N2 इज इक्वल टू क्या चीज़, तो mg cos थीटा माइनस m इंटू A1 यहाँ पे साइन थीटा। ओके, तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ गए। 2 इक्वेशंस आपने निकाले वेज का फ्री बॉडी डायग्राम से और 2 इक्वेशंस आपने निकाले ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से। ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ मोशन क्या था, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर द इंक्लाइन। 4 इक्वेशंस आ गए। अब अगर कहीं ना कहीं गौर से देखें तो हमको इक्वेशंस को इक्वेट करने हैं और एक्सेलरेशंस A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा, इसको हम अभी मिटा देते हैं। ठीक है, जस्ट रब इट। सिर्फ इक्वेशंस की बात करते हैं, तो ज़रा गौर से देखेंगे। ये जो आपका है फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो, फ्रॉम 1 N2 इज इक्वल टू m इंटू A1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और इस N2 की वैल्यू हम लोग डालेंगे किस में, तो इक्वेशन 4 में डालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2 इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2 इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से m इंटू A1 बाई साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस m इंटू A1 यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। m इंटू A1 इज इक्वल टू mg, ठीक है, mg cos थीटा माइनस m A1 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा भी होगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस m और यहाँ पे क्या चीज़ A1 m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से A1 की वैल्यू आपकी निकल गई mg cos थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं आपने इस A1 की वैल्यू निकाल ली। ये जो वेज का एक्सेलरेशन इधर की ओर था A1, ये वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली इन टर्म्स ऑफ द मासेस ऑफ द ब्लॉक एंड एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द वेज। अब A1 निकल गया, तो अब गौर से देखें ये इक्वेशंस कहाँ गया, हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। इस इक्वेशंस में इक्वेशंस 3 में हम ये वैल्यू डालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशंस 3। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इस इक्वेशंस में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा एक बड़ा सा इक्वेशंस जो है, सो आप यहाँ से A2 का निकाल सकते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये हो गया mg साइन थीटा और प्लस m यहाँ पे m cos थीटा को ले लीजिए और A1 की वैल्यू यहाँ ये डाल दीजिए। A1 क्या है, तो mg cos थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा बट्टा यहाँ पे m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैलकुलेशन से डरिए मत, और ठीक है, और इनटू ये हो गया इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ A2। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन ले लेंगे और m काटेंगे तो a क्या आ जाएगा, g साइन थीटा। ठीक है, ये g साइन थीटा प्लस mg यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा क्या चीज़, तो m प्लस m साइन स्क्वायर
थीटा करके, ये इतना बड़ा वैल्यू आएगा। तो ये क्या है, दिस इज A2। मतलब अगर आप देखिए तो इस वेज का एक्सेलरेशन हो गया इधर A1 और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो हो गया इधर A2, ठीक है। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज के रिस्पेक्ट में, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। अब प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का वेक्टर सम। बस इसका वेक्टर सब करेंगे तो एज पर द ट्राइंगल लो, इसके बीच का एंगल क्या थीटा है, एज पर द ट्राइंगल लो रिजल्टेंट क्या होगा, आर ये होगा। तो आर क्या होता है, रूट अंडर यहाँ पे A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा, ये लगाऊंगा और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है सो ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास निकल जाएगा। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, ठीक है, जो पिछले वाले प्रॉब्लम्स का ही एक एक्सटेंशन है। उस केसेस में हम लोग फोर्स अप्लाई करके इसको वहीं रोके रखे थे और इस केसेस में हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, बस दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस हमने पूछा।